Good morning to all, dear student. Today we are going to start preparation of ethers. तो इससे पहले इस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ alcohols, preparation of phenols, and the chemical properties of alcohol and phenols. Now we are going to start preparation of ethers, and it is the last point of this चैप्टर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के इस चैनल में, और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ईथर है बच्चों, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो वो ROR। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, ROR। R means alkyl group, oxygen and alkyl group, and oxygen having lone pair of electron, and the alkyl group may be same or may be different. Alkyl group may be same or may be different. So by both we can represent ether. So first in chapter we are going to start how the ethers are formed. So ethers are formed by the dehydration of alcohol. Dehydration means removal of hydrogen. Removal of hydrogen from alcohol. If we remove hydrogen from alcohol, we get ethers. And we see when we heat up alcohol at 443 Kelvin in the presence of a protic acid. Protic acid means those type of acids which easily donate proton are called protic acids. So in the presence of protic acids, ethanol dehydrate and form alkene at 443 Kelvin. If we heat up the mixture of alcohol and sulfuric acid at 443 Kelvin, then we get alkene instead of ether. But if we heat the reaction mixture of alcohol and sulfuric acid, then we get ethers at 413 Kelvin. See, तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, वो कितना, सिर्फ 30 K का टेम्परेचर का डिफरेंस है, 30 Kelvin। और 30 Kelvin में अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एल्किन मिलेगी। और अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं, कम कितना रखना हमें, 413 Kelvin। इट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर, इतना ही टेम्परेचर रखना है। तो इस टेम्परेचर पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, ईथर मिलेगा, डाइइथाइल ईथर। इट इज द डाइइथाइल ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। एंड न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक वीडियो दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। SN1 और SN2 को अच्छे से उस वीडियो पिक्चर में समझाया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसके जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों रिएक्टेंट बोल सकते हैं, या एक इसको सबस्ट्रेट बोल सकते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। इसको अच्छे से हमने वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर पहला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाने का तरीका क्या है, ये जो प्रोटोन है ना बच्चों, ये प्रोटोन किसने दिया है, एसिड ने दिया है। कौन सा एसिड, जो हमने प्रोटिक एसिड लेते हैं। प्रोटिक एसिड का मतलब होता है ऐसे एसिड जिसके अंदर प्रोटोन की क्वांटिटी, प्रोटोन दे ऐसे एसिड्स हमें लेने जो अच्छे डोनर होते हैं किसके, प्रोटोन के। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H3PO4 है, ये सब क्या है, अच्छे डोनर होते हैं हाइड्रोजन के। इनमें क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन एक्सिस में होती है। तो ये क्या होते हैं, प्रोटिक एसिड होते हैं। तो प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनेगा बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब है, ये जो प्रोटोन है बच्चों, इसके अंदर प्रोटोन की डेफिशिएंसी है। इसके अंदर इसमें ये प्रोटोनेटेड एसिड, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या करेगा, एल्कोहल, एल्कोहल का ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर किसको दे देगा, ये इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो इस हाइड्रोजन को लोन पेयर दे देगा, तो हाइड्रोजन के पास का जो
पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इट इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, दूसरे एल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तो एल्कोहल के पास में हमें पता है ये एथेनॉल है, एथेनॉल में 2 लोन पेयर है और तो क्या करेगा, एक लोन पेयर इस कार्बन को इस ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में क्या है बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों के क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसको एक क्या करेगा, प्लस चार्ज इसको प्लस चार्ज को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को, तो क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन का जो है ना ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी पहले, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, ऑक्सीजन H2O, ये H2O क्या होगा बच्चों, ये बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H2O क्या होगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ये H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ पे CH3 CH2 ये बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 यहाँ से टूट जाएगा। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। अब क्या होगा बच्चों, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने ये जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा बच्चों, ये H प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और H के ये जो बॉन्ड है ना वो किसको दे देगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अब ऑक्सीजन के पास में नहीं रहेगी, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये H प्लस क्या करेगा, दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा और ये रिएक्शन इसे चलती रहेगी। तो ये देखो ये इसी की स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताया हुआ है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को क्या कर देगा, वापस डोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन को डोनेट करने से जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर ईथर कंपाउंड और H प्लस आयन क्या होगा बच्चों, वापस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इज acidic dehydration of alcohol to give an alkene, also associated with the substitution reactions to give an ether। तो SN2 रिएक्शंस होगी ये बच्चों, ये जो हमने ये रिएक्शंस पढ़ी है सारी, है कौन सी है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस का रीजन क्या है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसी के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो एल्कोहल के ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक इस एल्कोहल के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो बना है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोनों के ऊपर ये रिएक्शंस की जो रेट है वो डिपेंड करती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको नाम देते हैं। ओके, तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल हमने यूज लिया है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल हमने यूज लिया है तो उसके लिए जो रिएक्शन होगी वो किस रिएक्शन से वो एथर बनाएगा, वो SN2 रिएक्शन से एथर बनाएगा। इफ वी टेक 1 डिग्री एल्कोहल देन it forms ether by the reaction mechanism of SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मोलिकुलर से क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा बच्चों, SN1 रिएक्शन होगा। तो यही सारा इसमें लिखा है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो इसमें क्या करना बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ alcohol, this is the sodium salt of alcohol, sodium salt of alcohol, ROH होता है, H की जगह हमें H को हटा के हमने क्या लिख दिया, उसके स्थान पर Na प्लस रख दिया। तो क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ alcohol react with alkyl halide to convert it into ether। तो RX से ये रिएक्ट करेगा, NaX बाहर निकल जाएगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ROR बनेगा, मतलब ईथर बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म ये दे रखी है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बच्चों। ये टर्सरी एल्कोहल का एग्जांपल देके बताया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्सरी एल्कोहल है ये। तो ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन होगा वो नेगेटिव होगा। हमें पता है सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से ये जो ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन में जो ब्रोमाइड होती है वो माइनस होती है और जो
वो CH3 ग्रुप है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है वो क्या जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव है वो क्या जुड़ेगा, इस नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये Na किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, NaBr के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास में क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और दिस इज द वेरी सिंपल reaction to form ether, and this reaction is called Williamson synthesis. It is a laboratory method also to form ether in large quantity. To form ether in large quantity we use Williamson synthesis method. This is the similar method as we have seen example. Next is phenol. How to convert phenol into ether? So phenol are converted into ether by this method. Which method? Williamson method, Williamson synthesis. And phenol is used as phenoxide mostly. तो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो फिनोक्साइड आयन क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमें ये भी पता है कि जो फिनोक्साइड आयन होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन होता है बच्चों, इसके पास में सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ये फिनोक्साइड आयन है बच्चों, जैसे फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में सिर्फ कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज ही होता है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिनोल। फिनोल के कंपैरिजन में भी ये क्या ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम सॉल्ट लिया। तो सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा, ये जो फिनोल है बच्चों, फिनोल की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, NaOH से करवा देंगे। तो NaOH से जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, RH से करवाएंगे, क्योंकि ये जो सोडियम फिनोक्साइड होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और साथ में स्टेबल कंपाउंड भी है। इस वजह से इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे। तो एल्काइल हैलाइड से करवाने से हमें क्या मिलेगा, कंसेक्यूटिव ईथर हमें मिलता है, एरोमेटिक ईथर। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में अगर सेम मोलिकुलर मास का हाइड्रोकार्बन लेते हैं और ईथर लेते हैं, तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा। रीजन क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि ईथर के अंदर क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ईथर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू सेम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन और ईथर का मोलिकुलर मास सेम है, तो भी ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चों, हमेशा ज्यादा होगा। ओके, द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें ये देखो बच्चों, 1 and 3, 4 4 and 1, 5, 5 कार्बन का ये कंपाउंड है, इसको हम बोल देंगे नॉर्मल पेंटेन। और ये जो कंपाउंड है बच्चों, सिर्फ 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड। तो भी बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये एल्कोहल है, सॉरी ये हाइड्रोकार्बन है, और ये ईथर है, और ये एल्कोहल है। तो इसके अंदर भी कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखो बच्चों, इनमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जबकि इसमें 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, और ये सिर्फ 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो 4 कार्बन का कंपाउंड होते हुए भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या लगभग सिमिलर है। लेकिन जैसे ही हम एल्कोहल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 4 कार्बन होते हुए भी बहुत ज्यादा है, 390 केल्विन। और जबकि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें सिर्फ कितना है, 307.6 केल्विन है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों कि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एल्कोहल के अंदर, और ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए ईथर के बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होते हैं। और साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने का रीजन क्या है,
जो ईथर है ना बच्चों, ईथर के अंदर हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक एंड। तो ये जो एंड होता है बच्चों, ये एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा बड़े होंगे ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा और पानी में सोलबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ईथर की पानी में सोलबिलिटी उतनी ज्यादा कम होगी अगर ये एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, बड़े होंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जबकि जो OH ग्रुप होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। यह हाइड्रोफिलिक नेचर का है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो ईथर के अंदर ये ग्रुप अगर बढ़े तो क्या होगा, इसकी पानी में सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका रीजन ये दिया हुआ है बच्चों के एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए ईथर का एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हम ईथर का और एल्कोहल का कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट में, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा बच्चों, हायर देन दैट ऑफ ईथर। व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू presence of strong hydrogen bonding in alcohol is compared to ether। ईथर के कंपैरिजन में एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। So first we are going to discuss the cleavage of carbon oxygen bond in ether। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड अगर टूटता है ईथर के अंदर तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ये ईथर है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है HX से। HX का मतलब क्या होता है, हेलोजन एसिड्स। तो हेलोजन एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, HCl हो सकता है, HBr, H HI हो सकता है, HBr हो सकता है। HX क्या क्या हो सकता है बच्चों, HX में भी HCl, या तो ये HCl हो, या क्या हो बच्चों, HBr हो, या क्या हो बच्चों, HI हो। ये तीनों क्या है, हेलोजन एसिड्स। तो सबसे जल्दी रिएक्शन किस में होगी, HI में होगी, उसके बाद में HBr में, और सबसे लेस्ट रिएक्शन किस में होगी, HCl में होगी। रीजन क्या है कि ये H और I बॉन्ड जो है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसमें सारा लिखा हुआ है। तो अगर हम एथर की रिएक्शन किससे करवाएं बच्चों, हेलोजन एसिड से करवाते हैं, तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनेगा, एल हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन। और एल्कोहल क्या होगा, एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और इसी टाइप से एल्कोहल का भी दिया हुआ बच्चों। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HX से करवाते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे RX ही बनता है, लेकिन यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी टाइप से एराइल ईथर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एराइल ईथर। इसका भी क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड टूट कर क्या बन जाएगा, फिनोल बनता है। इसमें देखो फिनोल बना है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा बच्चों। और इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा हमेशा। एल्काइल ग्रुप होते हैं जो बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव के ऊपर कौन सा जाएगा बच्चों, पॉजिटिव जाएगा, और इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव जुड़ेगा तो RX बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, फिनोल बन जाएगा। ये अलग अलग अगर हम ईथर्स लेते हैं तो उसकी रिएक्शन एल्कोहल से इस टाइप से होगी, और ये बॉन्ड इस टाइप से ये ब्रेक होगा, RO बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बनेगा, आर ROH बनता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ये वाला ROH इस टाइप से ये बाहर निकलेगा, और R और X ये आपस में जुड़ जाएंगे, R और X ये आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, हेलो एल्केन बना देंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जो रिएक्शंस की जो स्टेबिलिटी है, वो HI जो सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ईथर से, देन HBr, और सबसे कम रिएक्ट करने वाला जो एसिड है, हेलोजन एसिड है, वो क्या है, HCl। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हेलाइड्स, HI इज वेरी रिएक्टिव, देन HBr एंड HCl इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो इसका रीजन भी हमने बता दिया। जो H और I है, इसमें ये जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। HBr में जो बॉन्ड लेंथ है वो HI के कंपैरिजन में क्या है बच्चों, कम है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
और HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बच्चों को बहुत कम होता है, बॉन्ड बहुत छोटा बॉन्ड होता है, और जो छोटा बॉन्ड होगा बच्चों उसको ब्रेक करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती है। तो जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी को कम रिक्वायरमेंट होगी, और जितना छोटा बॉन्ड होगा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बच्चों उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इस बुक के अंदर से ही ढंग से नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसको अलग से आपको समझा दूंगा। ये सारा मैकेनिज्म का पोर्शन है, ये सारा मैकेनिज्म का पोर्शन है, तो इसको हम अलग से एक टॉपिक लेके उसमें पढ़ा देंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने बेटा फिनोल में भी पढ़ा था, फिनोल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी देंगे बेटा, फिनोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और जो ईथर्स होते हैं वो एराइल ईथर्स, एराइल ईथर्स की अब हम बात कर रहे हैं। तो एराइल ईथर्स की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करेंगे, तो ये जो OR ग्रुप होता है ना बच्चों, ये OR ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। ऑर्थो और पैरा ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा बच्चों, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या फिर मेटा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या फिर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, तो इसको हम रेजोनेंस के हेल्प से हम समझ सकते हैं। तो मैं ये बना देता हूँ इसकी रेजोनेटिव की स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों, ये देखो, इस टाइप से हमें इसकी रेजोनेटिव की स्ट्रक्चर बनानी है, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने लिया O, और यहाँ पे आर, आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन चेयर पेयर को इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमें पता है ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड आगे शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। दिस इज द नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे इस टाइप से। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने लिखा R, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, प्लस चार्ज लगाना है। प्लस क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब क्या हो गई, कम हो गया। अब ऑक्सीजन के पास में सिर्फ एक ही लोन पेयर है, पहले ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर थे, अब ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी नेक्स्ट हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये जो बॉन्ड है तो बच्चों ये शिफ्ट होकर क्या कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो हम इसको इस टाइप से इसको फिर बना देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना, ये बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड O एंड R। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है, और साथ में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। तो ये जो चार्ज है वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, और तो पोजिशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है बच्चों, पैरा पोजीशन पे है। ये और तो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो अभी हमने बताया था कि एराइल ईथर के अंदर, एराइल ईथर के अंदर या एरोमेटिक ईथर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ते हैं बच्चों, और तो और पैरा पोजीशन पर ही जुड़ते हैं। और तो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने का रीजन भी हमने बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और तो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा होती है। तो ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज बन गया, ये नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे पहले वाली स्ट्रक्चर ही बनानी है, O एंड R। तो यहाँ पे हमें प्लस साइन लगाना है, ये लोन पेयर शो करना है। अब हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, इसकी इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगी कि ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो डबल बॉन्ड के जो
इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पास में वापस शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के पास में वापस शिफ्ट हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था पहले से, और ये डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास में अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, या ऑक्सीजन, ये आर। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो डबल बॉन्ड थे ना ये ऑक्सीजन के पास में गए, तो ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो पहले जैसी हो जाएगी वापस, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले जैसी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले जैसी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एरोमेटिक ईथर की। तो यही सारे स्ट्रक्चर बताई हुई है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं बच्चों, ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजिशन, मेटा ये पेरा पोजिशन, ऑर्थो मेटा है, ये पेरा पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन पे और पेरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे और पेरा पे ज्यादा है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो कहाँ होगा बच्चों, ऑर्थो पे होगा या फिर पेरा पे होगा। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी बनेंगे जिसमें ऑर्थो और पेरा दोनों मिक्स में कंपाउंड है, जिसे हेलोजिनेशन करते हैं। तो ये एनिसोल है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनिसोल। इट इज एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर है बच्चों ये। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बच्चों, ब्रोमीन से करवाते हैं। तो जैसे हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो पेरा ब्रोमो एनिसोल बनेगा और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मिलेगा। तो जो पेरा पोजिशन के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन के लेस स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू स्टेरिक इंटेंस, ड्यू टू स्टेरिक इंटेंस, स्टेरिक इंटेंस की वजह से। तो और जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेसर एज कम्पेयर टू पेरा प्रोडक्ट। पेरा प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं 180 डिग्री पे होते हैं। 180 डिग्री पे है तो यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा और लेस रिपल्सन होगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से पेरा जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो कंपाउंड। तो इट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये 90% बनेगा, ये सिर्फ 10% ही बनेगा, ये सिर्फ 10% बनता है। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, 90% बनता है, और वो सिर्फ 10% ही बनता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों, और बहुत बार हमारे क्वेश्चन पेपर में आ भी जाती है, ये 11th में भी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करेंगे बच्चों, एनिसोल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रस AlCl3। कहीं पे भी ए नाइट्रस AlCl3 दिख जाए या FeCl3 दिख जाए, FeCl3 AlCl3 ये दोनों क्या बच्चे लुईस एसिड है। ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के क्या है बच्चे, कैटेलिस्ट है ये कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं और रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट में कौन कौन से बन रहे हैं, 2 मेथॉक्सी इज द नेम ऑफ 2 मेथॉक्सी। देखो बच्चों, अगर यहाँ से मैं ये ग्रुप को, ये इस ग्रुप को मैं हटा देता हूँ, इस ग्रुप को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इस ग्रुप को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये क्या है बच्चों, ये अभी से अभी क्या है, दिस इज द टोलुइन। अब यहाँ पे 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ बच्चों, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 1 और 2। 2 नंबर पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ, OCH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी ग्रुप। तो जो नेम है इस कंपाउंड का क्या बन जाएगा, 2 मेथॉक्सी टोलुइन। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 मेथॉक्सी टोलुइन। 4 मेथॉक्सी टोलुइन मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का रीजन क्या है, अभी हमने बताया था कि ये दोनों क्या है, पेरा पोजिशन पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पेरा पोजिशन पे जुड़े हुए हैं, और पेरा पोजिशन पे जुड़े हुए हैं तो 180 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, स्टेबलाइजेशन मैक्सिमम होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक इंटेंस की वजह से ये एक दूसरे, दोनों ग्रुप बल्कि ग्रुप होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पेरा कंपाउंड। सिमिलरली एनिसोल रिएक्ट विद CH3COCl, इथेनॉल क्लोराइड नाम है इसका। ये भी क्या है बेटा, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ही का एग्जांपल है। एन नाइट्रस AlCl3 लेंगे एज ए कैटलिस्ट, तो वी गेट 2 कंपाउंड 2 methoxy एसिटोफिनोन एंड 4 methoxy एसिटोफिनोन। ये इसको अगर हम इसको हटा दें तो ये जो कंपाउंड है ना बच्चों, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों,
दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। OCH3 मतलब मेथॉक्सी ग्रुप भी हमने बताया था। दो नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक नंबर ये है, दो नंबर ये है। तो दो नंबर पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा था, यूपीएससी नाम क्या हो गया इसका, तो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इट इज द माइनर प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट इज 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। रीजन क्या है, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, और 180 डिग्री पे तो मिनिमम क्या होगा, रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास में है, तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। दोनों बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप पास पास में आ जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, और एक दूसरे को रिपेल करने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रेटिंग मिक्सर का यूज करेंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या होता है, मिक्सर ऑफ H2SO4 लेंगे, और साथ में उसमें हम क्या ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। मिक्सर ऑफ H2SO4 प्लस HNO3। दोनों कैसे लेना है, हमें कंसंट्रेट लेना है, कंसंट्रेट कंसंट्रेट लेना है, ये दोनों लेना है। दोनों क्या होंगे बच्चों, कंसंट्रेट होंगे। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। नाइट्रेटिंग मिक्सर की प्रेजेंस में ये जो एनिसोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, टू नाइट्रो एनिसोल एंड फोर नाइट्रो एनिसोल। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था, जो पैरा कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं कम्पेयर टू और तो कंपाउंड। तो ये मेजर कंपाउंड बनेगा और ये माइनर कंपाउंड बनेगा। नाइट्रेशन की मेथड याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर ओवर। These are the exercise questions and the summary of this chapter. तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, आपको अगर ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे वीडियो से अपडेट होते रहे। तो ये चैप्टर आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो या आपको कोई रिक्वेस्ट हो नया चैप्टर स्टार्ट करने की, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। I think all of you have understood well. If you have any difficulty, you can ask me on comment. And thank you. Goodbye. Have a nice day.